वेलकम मित्रों। આપ બધાનું સ્વાગત છે। Welcome friends. I am Dr. Milind Tapodan and now we are going to talk on this to Ayurveda astrology. It is very unique subject and in this webinar we will be presenting you this unique method how to decode Ayurveda and astrology connection. First of all, I will like to thank Dr. Prerak Shah and Ayurlink Ayurveda Hospital management team who provided me a platform to present this unique topic. Now, this subject is on Ayurveda astrology introduction. What is Ayurveda? That you people already know. But what is astrology and what is connection of both these science that we are going to know in this session. Before starting this, quote one sloka. अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम इषु किंचित चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययम मा वहन्ति। इसका अर्थ यह है कि अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना वो एक विनोद मात्र है। उसे ग्रहण करे या ना करे इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र, ये तीनों शास्त्र पद पद पर अपने होने का प्रमाण देते हैं। इट शोज दैट three main topics: medicine, astrology and mantra shastra. They will give you the most importance in your life. Here we will see that these all three shastras are not just focused only on the physical health. They are also focused on the mental health and spiritual health. ये कहना चाहता है कि ये 3 डायमेंशन में असर करता है, ये तीनों फैक्टर्स पे असर करता है। ये सिर्फ ये नहीं चाहता कि सिर्फ रोगी के विकारों का शमन हो, ये भी चाहता है कि स्वस्थ अपना स्वास्थ्य बनाए रखे और शारीरिक और मानसिक के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करे। ज्योतिष और आयुर्वेद एक दूसरे के साथ बहुत ही संलग्न है। जैसे ये हमारी बात हुई, मैं एक और कोट यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो हिपोक्रेटिक कोट आज भी लिया जाता है। वो हिपोक्रेटिस ने बताया था कि अ फिजिशियन विथआउट अ नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज़ नो राइट टू कॉल हिमसेल्फ अ फिजिशियन। इसका अर्थ यह है कि एक फिजिशियन को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आप रखते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल यूज़ में लाते हो, तो आपको 100% ज़्यादा इफेक्ट देगा। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों थे, आयुर्वेद देखा, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का सर्जन किया, उन्होंने चारों दिशा के अलावा 2 और चीज़ों की और भी ध्यान दिया था। एक था अध दिशा यानी नीचे की तरफ, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर कौन कौन सी वनस्पति खिल रही है, उस वनस्पति का किस विकार में उपयोग किया जा सकता है,
उस वनस्पति का रस, गुण, वीर्य, विपाक क्या है। इसके साथ साथ उन्होंने ऊर्ध्व देखा, यानी ऊपर की ओर। उन्होंने देखा कि अवकाश में सूर्यमा, चंद्रमा, ग्रहगण, नक्षत्र, ये सभी क्या क्या इफेक्ट दे रहे हैं। ये सभी हमारे जीवन के ऊपर, ये सभी हमारे मन के ऊपर, ये सभी हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट दे रहे हैं। और जब हम ये ऊर्ध्व का ज्ञान और अधः का ज्ञान, ये दोनों जब एकत्रित करते हैं, तो ना ही सिर्फ हमारा जीवन, हमारे परिवारजनों का जीवन, ना ही हमारे देश का जीवन, बल्कि समग्र पृथ्वी पर जो जो जीवन बस रहा है, इसके ऊपर भी हम एक दया कर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आयुर्वेद में एस्ट्रोलॉजी कहाँ कहाँ पे संलग्न है। जैसे सबसे पहले बात करें कि आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन कैसे किया जाए, तो चरक संहिता में बताया गया है कि जो आयुर्वेद सीखना चाहता है वो विद्यार्थी उत्तरायण शुक्ल पक्ष में, जब अच्छा दिन हो तब, पुष्य, हस्त, श्रवण और अश्विनी नक्षत्र में, उसके योग कारक करण में और मैत्र नामक मुहूर्त में अपने गुरुजन के पास जाए। उसके एक दिन पहले वो उपवास करे और उसके बाद आयुर्वेद का पठन चालू करें। यानी ये दिखाते हैं कि हमारे जो आयुर्वेद के ऋषि मुनि थे उनको पता था कि नक्षत्र का महत्व क्या है। अगर आप कोई चिकित्सा करने जा रहे हैं तो वो चिकित्सा शास्त्र कौन से नक्षत्र में पढ़ने चालू करने चाहिए और ये नक्षत्र कैसे उनको अच्छी तरह से इफेक्ट डालेगा। इसके साथ साथ जो भी कुटी प्रावेशक विधि है, जो रसायन विधि है, उसमें भी बताया गया है कि उसको शुभ नक्षत्र के दौरान ही शुरुआत की जानी चाहिए। यानी हमारे ऋषि मुनियों को ज्योतिष का भी पूरा ज्ञान था। उसके साथ साथ जनपदोध्वंस, जो अभी कोरोना चल रहा है, वो जनपदोध्वंस में भी अगर हम देखें तो जनपदोध्वंस अध्याय में चरक संहिता में उल्लेख है कि ऋषि ने जब नक्षत्र, ग्रहगण, सूर्यमा, चंद्रमा और पवन की दिशा देखी तब उनको पता चल गया कि अब ग्रह बदलने वाले हैं, यानी अब जनपदोध्वंस की शुरुआत होगी। तो जनपदोध्वंस चालू होता है, उससे पहले ही आप रस, गुण, वीर्य, विपाक वाली वो औषधियाँ ग्रहण कर ले, ताकि वो आपको जनपदोध्वंस के दौरान मेडिसिन देने में सहायता कर सके। यानी हमारे आचार्यों की दृष्टि ऊपर की ओर भी थी। साथ साथ आयुर्वेद में दूत आगमन बताया गया है। दूत के जो जो लक्षण है उसके हिसाब से रोगी सुख साध्य है, कष्ट साध्य है, याप्य है या असाध्य है, वो भी हम डिसाइड कर सकते थे। जैसे कि दूत आगमन के समय में बताया गया है कि षष्ठी, चतुर्थी, नवमी राहु केतु दयादिशु, भरणी कृतिका आश्लेषा, पूर्वा आद्रा चैत्र नैऋत्य। यानी अगर आपको जब दूत बुलाने आता है तब अगर षष्ठी हो या नवमी, और इस दौरान अगर भरणी नक्षत्र चल रहा हो, कृतिका नक्षत्र चल रहा हो, आश्लेषा नक्षत्र चल रहा हो, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चल रहा हो, मघा या मूल नक्षत्र चल रहा हो, तो रोगी को मृत्युजनक मानना चाहिए। यानी आप रोगी की चिकित्सा करेंगे फिर वो मृत्यु को प्राप्त होगा। यानी ये चीज़ दिखाती है कि आयुर्वेद और ज्योतिष कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। साथ में अष्टांग आयुर्वेद का एक भाग है भूत विद्या, जो अभी मृत का एक अभिन्न अंग है। उसमें भी दिखाया गया है कि देवग्रह, दानव ग्रह, यक्ष ग्रह, राक्षस ग्रह, ब्रह्म राक्षस ग्रह, वो सभी आप रोगी के शरीर में प्रज्ञापराध के कारण एंटर होते हैं। अगर आप कोई भी जो क्रिया है उसको अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार ऐसी क्रिया में एंटर होते हैं कि जो शास्त्रोक्त नहीं है, तो ये ग्रह तो इसमें भी हमारे शास्त्र में बताया गया है कि देवग्रह है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को
और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को ही आपके शरीर में एंटर होगा। उसमें ये भी बताया गया है कि जो दानव ग्रह है वो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को और कृष्ण पक्ष की द्वादशी को एंटर होगा। ये बताते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों को कितना ज्ञान था तिथियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, योग के बारे में, करण के बारे में। तो हमें वो ज्ञान फिर से जगाना है। हमें ये देखना है कि कैसे हम ये योग, नक्षत्र, करण का उपयोग अपने चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद के साथ साथ कर सकते हैं। अब हम ज्योतिष की बात करते हैं कि ज्योतिष में आयुर्वेद कैसे संलग्न है। ज्योतिष में हम सब लोग जानते हैं कि 9 ग्रह मुख्य ग्रह माने गए हैं। उसमें बताया गया है कि सूर्यमा, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सब जो प्लैनेट्स हैं वो फिजिकल प्लैनेट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। और राहु और केतु ये सब छाया ग्रह है, यानी जिसको हम अवकाश में देख नहीं सकते हैं। ज्योतिष में इन सभी ग्रहों को वात, पित्त और कफ की श्रेणी में विभाजित किया गया है। हम किसी की भी कुंडली देख के, उनके ग्रहों का आधिपत्य देख के, उनके ग्रहों का बलाबल देख के हम ये देख सकते हैं कि किसकी प्रकृति वात है, किसकी प्रकृति पित्त है और किसकी प्रकृति कफ है। ये बताते हैं कि जैसे हमारे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ का विभाजन किया गया है, वैसे ज्योतिष में भी ग्रहों का वात, पित्त और कफ में विभाजन किया गया है। इसके साथ साथ ज्योतिष में 12 राशियां हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियों को वात, कफ और मिश्र प्रकृति में विभाजित किया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि ज्योतिष के ग्रंथ में जो जो उल्लेख किए गए हैं वो वात, पित्त, कफ और मिश्र प्रकृति के साथ संलग्न है। हम किसी की भी कुंडली देख के किस प्रकार के वातिक राशियों में उनके ग्रह बैठे हुए हैं, पैतृक राशियों में उनके ग्रह बैठे हुए हैं या कफ की राशियों में उनके ग्रह बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि उनको अभी कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में रस बताए गए हैं। रस का काफ़ी महत्व बताया गया है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस बताए गए हैं। और ज्योतिष शास्त्र में भी अगर हम देखेंगे तो हर एक ग्रह के साथ एक रस उसके साथ संलग्न किया गया है, जो बताते हैं कि जैसे मधुर रस के साथ कफ का हम संलग्न कर सकते हैं, तो वैसे हम गुरु ग्रह के साथ उसको कैसे संलग्न करें। रस के सेवन से हम कौन सा ग्रह हम कौन सा ग्रह निर्बल बना रहे हैं, वो सभी चीज हम ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं। हर एक नक्षत्र को एक वृक्ष प्रदान किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे अश्विनी नक्षत्र वो सर्वप्रथम नक्षत्र है, उसको वृक्ष दिया गया है कोचला, कुपीलू, ओमिका। अगर अश्विनी नक्षत्र के दौरान इस पौधे की औषधि बनाते हैं या उसको पृथ्वी से निकालते हैं, तो इसका रस, गुण, वीर्य, विपाक बहुत ही उच्चतम श्रेणी का होगा। इसको देख के आप देख पाएंगे कि हम कैसे नक्षत्र का उपयोग औषधियों की पोटेंशियल बढ़ाने में कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक साथ बहुत ही ज़्यादा संलग्न हैं। ये जो बात हुई वो हमने देखा कि ज्योतिष और आयुर्वेद एक दूसरे के साथ कैसे कैसे संलग्न है। अभी हम उसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली यानी ओपीडी में हम उसको कैसे बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि आप अपनी क्लिनिक में बैठे हुए हैं, आपके सामने एक कपल आता है कि जो आपके सामने अपनी बाधा को रखते हैं कि जैसे हम संतान उत्पत्ति का प्रयत्न
पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। हमने अलग अलग डॉक्टर्स को बताया है, हमने अलग अलग दवाइयाँ ली है, लेकिन अब तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली एक आयुर्वेद डॉक्टर की हैसियत से पहले उसका नाड़ी परीक्षण करेंगे, उसका प्रकृति परीक्षण करेंगे, उसके साइंस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे। साथ में अगर उन्होंने कोई टेस्ट करवाए हैं वो देखेंगे। आप ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो इनफर्टिलिटी ये लोग फेस कर रहे हैं उसका कारण मेल में है, यानी कि पति में है, उसके सीमन में कोई इश्यू है, वीर्य में कोई इश्यू है, उसमें शुक्राणुओं की कमी है, या फिर स्त्री में कुछ इश्यू है कि उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड में कुछ इश्यू है, उसकी साइकिल में कुछ इश्यू है, उसका ओवम जो है वो ठीक से निर्माण नहीं हो रहा है। ये करके आप ये औषधि लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप बता पाएंगे कि उनकी कुंडली में क्या क्या असर है। यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कीजिए कि पति की कुंडली देखिए और उसमें देखिए कि कोई ऐसे प्लेसमेंट्स हैं जो उसको संतान उत्पत्ति में बाधक बन रहे हैं। आप इसके साथ साथ पत्नी की कुंडली देखिए और उसमें देखिए कि इसमें कौन कौन से प्लेसमेंट्स हैं जो संतान उत्पत्ति में बाधक हो रहे हैं। आप इसके साथ ये भी देखिए कि पति की कुंडली में ऐसे कौन से प्लेसमेंट्स हैं जो पत्नी की कुंडली को दूषित कर रहे हैं। पत्नी की कुंडली में ऐसे कौन कौन से प्लेसमेंट्स हैं जो पति की कुंडली को दूषित कर रहे हैं। ये सब जब आप चेक करेंगे अपनी आयुर्वेद की दवाइयों के साथ साथ, आप जब उसको गृह चिकित्सा भी प्रदान करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह उसमें दूषित है। गुरु ग्रह है वो संतान उत्पत्ति का कारक है। आप उसको गुरु ग्रह को स्ट्रेंथन करने का एक उनको मंत्र दीजिए। आप उसको एक बताइए कि आप किस किस लोग की मदद कर सकते हैं, आप उनको कर्म चिकित्सा दीजिए। जैसे आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई है, दैवव्य प्राश्रय चिकित्सा, युक्ति व प्राश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। तो युक्ति व प्राश्रय चिकित्सा तो हम अपने औषधियों को, अपने टैबलेट्स को, मेडिसिन को, क्वाथ को, आसव को, अरिष्ट को देकर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चिकित्सा में दैवव्य प्राश्रय चिकित्सा का भी कुछ अंश अगर ऐड कर लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसका पोटेंशियल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप उसकी महादशा को देख के ये भी साबित कर सकते हैं कि उनको फर्टिलिटी का सबसे अच्छा टाइम पीरियड कौन सा है। ग्रहों के गोचर के आधारित, ग्रहों के महादशा के आधारित आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अभी का जो टाइम है वो उनको संतान उत्पत्ति देगा या नहीं देगा, या फिर कौन सा टाइम उनको संतान दे सकता है। इसके हिसाब मेडिसिन को प्लान कर सकते हैं। आप अपनी सबसे अच्छी मेडिसिन, सबसे ज़्यादा मेडिसिन वो उस समय के दौरान दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये हुई कि आप अभी कौन सा रोग ट्रीट कर रहे हैं। जैसे भविष्य के रोग के बारे में देख सकते हैं कि अगर आप किसी की कुंडली को देखते हैं, अगर आप उसमें पाते हैं कि उसमें कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स हैं जो हृदय स्थान को दूषित कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के दौरान आपको हार्ट डिसीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, या फिर इस टाइम के दौरान आपको हृदय के संभावित हो सकती है, तो आप अभी से थोड़े चौकन्ने हो जाइए। आपकी जो कार्डियक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं दूषित होने वाली है। इस पेशेंट को आप पहले से ऐसे औषध दीजिए, ऐसे रद्दी औषध दीजिए कि उसका हृदय स्ट्रांग हो, उसका हार्ट स्ट्रांग हो। इसके हिसाब से ना ही सिर्फ आप अभी प्रेजेंट की चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन उसके फ्यूचर की भी चिकित्सा कर रहे हैं। आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी के समागम से आप ये चीज़ बहुत ही पिन पॉइंट कर पाएंगे। आप चिकित्सा करेंगे, आप उसके कर्मों की चिकित्सा करेंगे और ये बताएगा कि आप दोनों इफेक्टिव मीडियम से वो चिकित्सा कर रहे हैं।
यही आपको आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, यही आपकी ओपीडी को बढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। जब भी कोई भी जो डिसीज़ है वो एक साथ दो मीडियम पे आप उसको लागू करते हैं, आप उसके कर्म की चिकित्सा करते हैं, आप उसके पुण्य को बढ़ाते हैं, आप उसके दोष की चिकित्सा करते हैं, तब वो सबसे। एक दूसरी बात है कि जैसे कि हम हाइपरटेंशन बहुत सारे पेशेंटों में आजकल देखने को मिलता है, और हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हमारी ओपीडी में आते हैं वो हाइपरटेंशन से ग्रसित होते हैं। आयुर्वेद में और ज्योतिष में ये दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर गोचर एक महीने के लिए आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। अगर आप इस समय के दौरान उस व्यक्ति को केयरफुली मॉनिटर करें, उस व्यक्ति को देखें कि अभी उसका डोज बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, आप रुक जाइए, आप तुरंत ही उसकी दवाई का डोज नहीं बढ़ा लीजिए, लेकिन आप देखिए कि ये गोचर खत्म होने के बाद, ये 10 दिन, ये 15 दिन, ये महीना खत्म होने के बाद भी अगर उनको हाइपरटेंशन दिखाई देता है तो ही हम उनको ये डोज बढ़ाएंगे। और अगर आप ये गोचर समझ लेते हैं तो आप 50 to 60% पर्सन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि उनको हाई डोज देना चाहिए। आप रोगी की हेल्थ को सुधार सकते हैं, आप उसको अननेसेसरी डोसेस से बचा सकते हैं। यानी आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है। अगर हम ग्रहों की गतियाँ, राशि और उसके साथ साथ गोचर समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा फल देगा, आपकी ओपीडी में बहुत मदद करेगा, और साथ साथ पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा माध्यम प्रूव होगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी। आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी कैसे एक दूसरे के साथ। आप अगर आप अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारा संपर्क करें, आयुलिंक आयुर्वेद हॉस्पिटल का संपर्क करें, वैद्य श्री प्रेरक्षा का संपर्क करें, और हम इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिटेल स्टडी और डिटेल एनालिसिस आपके सामने लेके फिर से उपस्थित होंगे। आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट्स में, लाइक्स में बताइए। धन्यवाद।